चलिए, सभी को नमस्कार। और आप सबका स्वागत है आज के एनएलपी के इस सत्र में। सेकंड डे है आज हमारा। और आज हम और आगे अपने इस कोर्स में बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं। ये अभी थोड़ी पीपीटी शेयर करते हुए कल का रिवीजन करेंगे पहले। क्या हो गया, आज शेयर नहीं हो रही है। हम्म ठीक है, अभी कर देते हैं ये। मैं भी अपना बैकग्राउंड कैसे लगाते हो आप? इसकी भी क्लास लगेगी एक आपकी, ठीक है, फिर बताएंगे। ये लो, ठीक है। यस। अभी हम कल हमने जो बात की थी उस पे ही हम आगे चलेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम्म, कल हम बात कर रहे थे, देखो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो एक हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर बात कर रहे थे हम। न्यूरो माने न्यूरोलॉजिकल, न्यूरॉन्स जो ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं वो हैं ये। लिंग्विस्टिक माने होता है ब्रेन में जो भाषा चलती है, इनर लैंग्वेज चलती रहती है ना, हमेशा चलती है। हम अपने आप से बहुत बातें करते हैं, बहुत तरह के थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं। कम्युनिकेशन चलता रहता है पूरा। और उस कम्युनिकेशन की वजह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती रहती है। वो प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही होती है। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। सिचुएशंस हमने समझी थी और कॉपिंग मैकेनिज्म पे हम काम कर रहे थे कल। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी हर इंसान के जीवन में 5 एरियाज होते हैं। 5 एरियाज, आप में से कोई बताएगा कौन कौन से 5 एरियाज की बात हुई थी? अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई भी बताए। 5 एरियाज में से कौन कौन से 5 है, फटाफट बताएं, देखो फिर आगे चलेंगे। हेल्थ हेल्थ, रिलेशन, कैरियर, मनी और इंटर एनवायरमेंट। यस, गुड। 5 एरियाज होते हैं। और ये पांचों एरियाज में हम एक ट्रैकर लेकर के देखते हैं कि 5 एरियाज में हमारी स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है हमारी लाइफ में। हर इंसान का डिफरेंट एरियाज में, करियर, हेल्थ, इनर कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप, सभी में सबका लाइफ में कोई ना कोई पार्ट होता है। और हम किसी कहीं ना कहीं जरूर उसमें पोजीशन कर रहे होते हैं। तो हमने कल बात की थी कुछ स्टेट होती हैं हमारी, सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस की। और उन सिचुएशन में हैंडल करने का भी हमारा एक नजरिया होता है, तरीका होता है। कोई पॉजिटिवली उसमें कर रहा होता है और कोई नेगेटिवली पार्ट कर रहा होता है। सिचुएशन कौन कौन सी थी? ये 5 सिचुएशन पे हमने बात की थी। सबसे बीच में देखो न्यूट्रल सिचुएशन है, जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जब हमारे काम हो रहे होते हैं। न्यूट्रल है, हम ना परेशान हो रहे हैं, ना हम ज्यादा कुछ खुशी हो रहे हैं, ना दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जब चल रही है, तो ये न्यूट्रल स्टेट होती है, बैलेंस होता है यहाँ पर। दूसरा आता है नेगेटिव। इससे नीचे दो सिचुएशन, न्यूट्रल से नीचे है, दो ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव सिचुएशन जो है वो उसमें हर वक्त ठीक नहीं होता, अप डाउन चलते रहते हैं लाइफ के अंदर। और फिर उसके बाद हम आए थे ट्रोमेटिक स्टेज में। ट्रोमेटिक स्टेज ऐसी होती है जब अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है लाइफ। और वो किसी भी एरिया में हो सकती है, पांचों एरियाज में से किसी में भी वो घटना दुर्घटना हो सकती है। और उससे हमारी लाइफ बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही डाउन चली जाती है। इतनी डाउन कि हम उससे कई बार उबर भी नहीं पाते हैं। तो वो होती है हमारी ट्रोमेटिक, हिला के रख देती है वो सिचुएशन हमारे। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे हमारी पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ, दो देखे तो कौन सी है? एक है जॉयफुल। एक जॉयफुल सिचुएशन है, वहां पर हमारे सारे काम ठीक हो रहे हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो इसमें भी हम बड़े खुश रहते हैं। ये स्टेज वो स्टेज है, न्यूट्रल से थोड़ी ऊपर है। यानी हम जहाँ चाहते हैं एक्सपेक्टेशन से बढ़िया हो जाता है वहां पर। और इसके बाद एक मिरेकल स्टेज है, चमत्कारिक ब्लिसफुल स्टेज जिसे कहेंगे। ब्लिसफुल सिचुएशन में क्या होता है कि हम बहुत आनंद में रहते हैं। हमें एक वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो जाता है, जिसमें हम इस अपनी जिंदगी को एक दृश्य के रूप में देखने लगते हैं। और हम हर परिस्थिति में खुश रहना शुरू कर देते हैं। अगर इसको स्पिरिचुअलिटी की भाषा में बोला जाए तो ये समभाव वाली स्थिति है। तो वो स्थिति है उसमें हम अगर कोई घटना ऐसी भी हो गई जो हमारी पसंद की नहीं है, तो भी हम दुखी नहीं होते। उसको भी हम ये देखते हैं ये जीवन का पार्ट है। उसको हम अपनी लाइफ में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये होता है हमारी 4 सिचुएशन की बात।
तो कभी अब जो हमारे 5 एरियाज हैं उनमें से कभी कोई अच्छी चल रही है, कभी कोई बुरी चल रही है, ये चलता ही रहता है। सारे के सारे सिचुएशन अच्छे चले ऐसा नहीं हुआ करता है। तो उसमें फिर क्या होता है, हम कई बार उसको देखने का नजरिया हमारा ऐसा होता है कि हम 4 स्टेजेस में चले जाते हैं। सबसे पहली जो सबसे नीचे वाली स्टेज है वो है विक्टिमहुड। हम विक्टिम समझने लग जाते हैं परिस्थितियों का, भी हम तो विक्टिम हो गए, हमारे साथ ही बुरा होता है, अब पता नहीं क्या दिक्कत है। तो उसमें हम कभी व्यक्ति को दोष देंगे, तो कभी परिस्थितियों को देंगे, तो कभी भगवान को देंगे, कभी हम टूने टोटकों को देंगे, कुछ ना कुछ हम दोष देते रहते हैं। ब्लेम गेम है ये एक प्रकार से। दूसरी इससे फिर अवेयरनेस स्टेज में हम आ जाते हैं। अवेयरनेस स्टेज क्या है? अचीवर कॉन्शियसनेस। वहां हम अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं, वो है जब एक अचीवर, मैंने हम जो भी करने वाला जो है, वो सोचता है कि भी मैं अगर कॉन्शियसली काम करूंगा तो हो जाएगा। ये उस तरह से नहीं है कि बोट में सवार हो गए तो लहर के साथ बहने दें, वो चीज नहीं है यहाँ पर। वो होते हैं विक्टिम मूड वाले। ये हो गए थोड़ा सा लहर के अकॉर्डिंग भी, या ना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी बोट को चला सकें, अपने प्रयासों से सही कदम उठा सकें, ये वो लोग होते हैं। कोशिश करके जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेते हैं ये लोग। ये अचीवर स्टेट हो जाती है। ये होती है हमारी दूसरी वाली स्टेज आ गई। इससे ऊपर हमारी स्टेज है सरेंडर स्टेज। जब हम अचीवर कॉन्शियसनेस में हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम कर लेते हैं, तब फिर क्या होता है कि उसके बाद और एक अच्छी सिचुएशन ये आती है कि हम ये सोचते हैं कि हमसे भी पावरफुल ऊपर और है करने वाला, जो हमें करने की शक्ति दे रहा है। तो हम वहां पे सरेंडर स्टेज में आ जाते हैं। हम भगवान के प्रति सरेंडर भावना भी रखते हैं। उसके बाद आती है सबसे ऊपर स्टेज, एक होती है अवेकनिंग स्टेज। अवेकनिंग स्टेज, ये जो मिरेकल स्टेज है, ये भी सिचुएशन है, वो भी सोच सकते हैं इसके बारे में। यूनिटी कॉन्शियसनेस, जब हम उस ईश्वर के साथ एक होकर के रहते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसी के यूनिवर्स में हो रहा है, उसी वही करने वाला, वही कराने वाला है। जब इस भाव में आते हैं, जो संतों महात्माओं सिद्धों महात्माओं की जो स्थिति है, उस स्थिति में जब आते हैं, जब वो मटेरियल संसार को कुछ समझते ही नहीं है, और बहुत ही अपर सिचुएशन, जिसके बारे में बखान भी वही कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया, तो ये वो सिचुएशन है। चलिए, यहां तक हम कल अच्छे से मेरे ख्याल से हो गया था क्लियर। सबको क्लियर है यहां तक? आप बोल सकते हैं कोई भी। अच्छा। यहां तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं फ्रेम में। ये फ्रेम, ये पांचों फ्रेम आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फिर हम डिटेल में चलेंगे इसके। 5 फ्रेम है। कोज एंड इफेक्ट फ्रेम, रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूजेस फ्रेम, बॉडी एंड माइंड आर वन फ्रेम, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन फ्रेम, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। तो मैंने लिखवाए तो थे कल भी, बाकी अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें स्क्रीन शेयर वाली बात नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फ्रेम क्या है? फ्रेम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके समझने के बाद बहुत सारी हमें क्लैरिटी आएगी, और हम अपनी लाइफ में भी अपने नजरिए को कैसा बनाना है वो सीख पाएंगे। फ्रेम्स आर द कोपिंग मैकेनिज्म। ये असली में फ्रेम है जो कोपिंग मैकेनिज्म है। फ्रेम का मतलब चश्मा। कल भी मैंने बात की, चश्मा है ये हमारा। जिस प्रकार का चश्मा हम पहनेंगे, हम दुनिया को उसी रंग का देख पाएंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, ये हमारा नजरिया है दुनिया को देखने का। तो ये 5 प्रकार के नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं। हर इंसान का अलग अलग होता है, ये भी सबका एक जैसा भी नहीं होता। तो हम पांचों पर चर्चा कर रहे हैं। ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म का फ्रेम है। तो एक स्टोरी जो हमने बोली थी, एक व्यक्ति को पंडित जी ने कहा भाई तुम ना हरा हरा देखोगे तो तुम्हारी लाइफ में ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया था, सारी चीजें पर हरा रंग ही बना दिया, उसने सब कपड़े भी हरे पहने शुरू कर दिए। लेकिन फिर उस पंडित जी ने क्या कहा कि भाई इतना करने से बढ़िया तो था तुम चश्मा हरा पहन लेते, तुम्हारा देखने का नजरिया ही ग्रीन कर लेते। तो ये है, चश्मा है एक प्रकार से हमारा। तो इस फ्रेम के चक्कर में, जो फ्रेम हमारे सही नहीं होते हैं, सही फ्रेम सही नजरिए से हम दुनिया को नहीं देखते हैं, तो ही हमारी लाइफ में एक प्रकार से बैंड बच जाता है। हमारी लाइफ में जो भी मुश्किलें आती हैं वो इसी वजह से आती है कि हमारा फ्रेम ही ठीक नहीं है, हम दुनिया को समझ ही नहीं रहे ढंग से। अगर ये ठीक कर लें तो शायद बहुत कुछ क्लियर दिखने लगेगा। तो हमें चश्मा पहनना है रियलिटी का। रियलिटी कुछ होती है, हमारे चश्मे की वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं।
और इस वजह से जो डिसीजन है वो भी हमारे गलत होते चले जाते हैं। अब मान लीजिए किसी से आपने पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, तो रियलिटी तो इतनी ही है ना कि उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन हम अपने मन में क्या क्या सोचते हैं कि ये मेरे को कम समझता है, ये मेरे पे विश्वास नहीं करता है, जरूरत पे काम नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो हमें पता ही नहीं, उसने क्यों मना किया। तो यहाँ पे जो हमारा नजरिया है उसके हिसाब से हम उस बंदे को जज करने लग जाते हैं। तो रियलिटी कुछ और थी और हमने समझ लिया कुछ और। तो ये 5 फ्रेम हमने देखे। सबसे पहला फ्रेम है कोज एंड इफेक्ट फ्रेम। कोज एंड इफेक्ट, कोई भी घटना का कारण हम एक्सटर्नल फैक्टर को मान लेते हैं, इसको कहते हैं ब्लेम फ्रेम। अब आज कुछ भी अगर घटिया हो रहा है लाइफ में तो हम सोचते हैं किसी और ने हमें धोखा दे दिया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमेशा सिचुएशंस को हम दोषी मानते रहते हैं। और फिर ऐसे लोग क्या है, ज्यादा सुपरस्टिशंस में चले जाते हैं। पहले तो वो अपने किसी को भी कोसने लग जाएंगे और अंधविश्वास में चले जाएंगे, नक्षत्रों में, ग्रहों में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सब में विश्वास करने लगते हैं। हो सकता है ये साइंस भी होती होगी जरूर, लेकिन ज्यादातर कोज एंड इफेक्ट फ्रेम वाले ही यहाँ जाते हैं। ये सच्चाई है। तो अगर लक खराब है तो क्या वो आपके कंट्रोल में है? पर जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस पर क्यों कंसिडरेशन करना? जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 5 साल से हम कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे हैं, जॉब में टाइम जा रहा है, समय नहीं मिल रहा है, और बहुत तरह की बातें करते रहते हैं, तो भाई फिर किसने कहा था कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस करो? क्यों ये हिपोक्रेसी की थी? आपने खुद ने अपना सपना बनाया था, आप फिर ब्लेम करने लग जाते हो। तो सपना जो बनाते हो वो तो खुद ही तो पूरा करना है। अब इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं हेल्थ के ऊपर काम करने वाले हो, नहीं समय पे कर पा रहे हो, और फिर दोष देते हो समय नहीं मिला जी, आलस से खुद करते हैं और ब्लेम दूसरों पर देते हैं। ये दोगलापंथी जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं होती है। ये एनएलपी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है, इंटीग्रेशन टेक्निक है, ये ब्लेम के लिए नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज के लिए नहीं है। इसमें आपको जो भी तरीका है उसको इंटीग्रेट करके और अपने लाइफ को बेटर करना है। लोग पैटर्न फाइंड करते हैं, अंधविश्वास रखते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, क्यों काट गई भाई? बिल्ली पहले घर से निकली थी इसलिए रास्ता काट गई, तो उसको भी भ्रम में ले लेते हैं। लोग बहुत सारे इस चक्कर में अंगूठियां पहन पहन के रखते हैं, इस रत्न से ये हो जाएगा, इस पत्थर से ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं और ढूंढते हैं सॉल्यूशन, कहीं और ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं सर्च करना चाहते हैं। तो ये सब है। अंदर हो तो रहा हमारे पैटर्न की वजह से, जो कुछ हमारे ब्रेन का जो पैटर्न बना है बिगड़ तो रहा है उस वजह से, लेकिन कारण ढूंढते हैं कहीं और चीजों में, मटेरियल चीजों में, दूसरों में, इस तरह से। तो अगर आप कहीं भी रुके हुए हो ना, तो फिर ये कारण जो है कॉज एंड इफेक्ट का भी हो सकता है। दूसरा हमारा फ्रेम है रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूज। यहाँ पे क्या है, इस फ्रेम में हम ब्लेम नहीं करते, ना ही कंप्लेंट करते, फिर क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। अब कोई काम सोचा था कई दिनों से, किया नहीं, अभी तक हुआ नहीं। कितने दिनों से कोई हेल्थ को लेकर के विचार किया था, जिम जाने का, स्टार्ट नहीं किया। और कितने दिनों से सोचा था कि रिलेशनशिप में कुछ सुधार करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, बैठ के बात करेंगे, नहीं किया। कितने दिनों से सोच रहे थे कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, नहीं किया। कितने दिनों सोचा था कि मुझे पैसा कमाना है और बहुत कुछ बड़े बड़े काम करने हैं, पर स्टार्ट ही नहीं किए। ये सारी चीजें सोची थी खुद ही और की नहीं। और फिर ऊपर से जस्टिफाई करते हैं। क्या जस्टिफाई करते हैं? मैं तो जॉब में फंसा हुआ था, मैं तो इस काम में फंसा हुआ था, मेरे को टाइम कहाँ मिलता है, मैं तो बच्चों के कार्य में लगा हुआ था, टाइम ने सपोर्ट नहीं किया जी, मेरी तबीयत ने सपोर्ट नहीं किया। और हम जो है हर रोज जस्टिफिकेशन में लगे रहते हैं। तो ये इस प्रकार का फ्रेम है। यहाँ पर या तो भाई कोई चीज चाहो मत, चाहो तो अचीव करो, चाहो तो उसके लिए पूरा एफर्ट डाल के उसको अचीव करके दिखाओ। तो अ, मान लीजिए आप सोचते हो कि भी 6 बज गए और अलार्म लगा के सो जाते हो और सुबह जिम नहीं जाते हो या नहीं उठते हो, तो आपके ब्रेन को आप बहुत गलत शिक्षा दे रहे हो, ब्रेन का पैटर्न बहुत गलत बना रहे हो। ब्रेन ये समझ जाता है, 2 4 बार अलार्म बंद किया तो ब्रेन में पैटर्न बन गया कि ये प्लान करेगा, करेगा कुछ नहीं। फिर
कई बार कोई बुरी आदत छोड़ने का प्लान बनाते हैं, अभी सिगरेट मान लो, सिगरेट पीने वाला कोई बंदा है, कहता है मैं कल से छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ता है, फिर ब्रेन को मैसेज गया कि ये बोलता ही बोलता है, करता नहीं है। तो इस प्रकार से लाइफ में जो आप अनसक्सेसफुल होते हो, तो वो यही है कि आपने ब्रेन का प्रोग्राम ऐसा कर दिया कि आप प्लान बनाओगे, करोगे नहीं। तो ये हमारा फिर हम एक्सक्यूज देने में लग जाते हैं फिर। प्लान बनाया नहीं किया, प्रोग्रामिंग तो हमने खुद कर दी अपने दिमाग की। कोई भी मोटिवेशन है, कोई मनोबल है, वो ज्यादा देर काम नहीं किया करता है, एक थोड़ी देर काम करेगा। काम क्या करेगा? प्रोसेस काम करेगा। जो सही ढंग से ब्रेन का प्रोसेस है, काम वही करता है। आपकी कोई कितनी देर कोई मोटिवेट कर देगा? तो सबसे जरूरी काम है, आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सही करनी है। छोटी छोटी बातों में हो जाएगी, वो बड़े बड़े स्टेप नहीं उठाने पड़ते। जब भी आप देखोगे, छोटे छोटे स्टेप उठा करके यदि उनको पूरा कर लिया और ब्रेन को ये मैसेज दे दिया, जो सोचता है वो करता है, फिर आप कोई बड़ा काम भी करने जाओगे ना, तो भी आपका ब्रेन आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। तो ये सब प्रोग्रामिंग है। तो ये दो फ्रेम जो है, वैसे नेगेटिव फ्रेम माने जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्सक्यूज हो गया, एक ब्लेम हो गया। तो उसके बाद हम आते हैं तीसरे फ्रेम के ऊपर, जिसमें है बॉडी माइंड आर वन। अब बॉडी माइंड आर वन कैसे है? ये जो फ्रेम है, ये आपकी हेल्थ में ज्यादा काम करता है। हेल्थ की बात है इसके अंदर। जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंज, आप बॉडी में चेंज लेकर के आएंगे, तो आपके माइंड में भी चेंज आएगा, माइंड की इमोशंस भी बदलेगी, और माइंड भी आपका उसी तरह से प्रभाव उसमें आ जाएगा, इमोशंस भी वैसे हो जाएंगे। तो इसमें पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक, ये जो एनएलपी में जब हम आगे जाएंगे, तो पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक बहुत काम आती है इस प्रकार। बॉडी माइंड आर वन क्योंकि फ्रेम है, इस फ्रेम में यदि कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, तो हम उस टेक्निक का यूज करके उसको ठीक किया करते हैं। और ये आप सब भी करते रहते हो, अननोइंगली इस फ्रेम का इस्तेमाल करते रहते हो, अननोइंगली इस प्रकार की पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते रहते हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई कपल है, पति पत्नी है, आपस में बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो दोनों ही मुंह फुला के बैठे हैं, दोनों की ही हालत खराब हो चुकी है। तो जैसे कोई आदमी का दोस्त आते हैं तो कहते हैं भाई क्या हुआ, क्यों इतने उदास बैठे हो, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो वो उसको घुमाने ले जाता है, बाहर की हवा लगती है, प्रकृति के नजदीक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मूड थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्या हुआ? बॉडी में परिवर्तन आया, तो माइंड में भी परिवर्तन आया। तो या और फिर माइंड में उनके दोस्तों ने अगर उससे थोड़ी सी ढंग से बातें करी, कुछ थोड़ा बहुत समझाया, तो माइंड में चेंज आया, तो फिर बॉडी में भी चेंज आया। जब वो आता है वापस, तो थोड़ा सा चेंज मिलता है उसमें। तो इस तरह से वो दोस्तों ने क्या किया, पैटर्न ब्रेक कर दिया। जिस पैटर्न में वो बैठा हुआ था, उसको उठा करके जब घुमाने लेके गए, तो पैटर्न ब्रेक हुआ, और उसकी जो सिचुएशन थी बॉडी की या माइंड की, उसमें परिवर्तन आया। तो इस तरह से है, हर थॉट आपका सेलुलर लेवल पर कंट्रोल कर रहा है। ये आप समझना ध्यान से। कोई ना कोई कोई भी थॉट है ना, अगर आपने यहाँ थॉट क्रिएट किया, आपकी बॉडी के सारे सेल्स को वाइब्रेट कर रहा होता है। अब आप देखिए, मान लो गुस्सा आता है, तो आपकी बॉडी में कैसे किस प्रकार की एक्शन आ जाता है, ये देखिए आप। आपकी मसल्स टाइट हो जाती है, आपका जो टाइट हो जाता है, आपके माथे पर त्योड़ियां आ जाती हैं, आप में गर्माहट फील होती है, आपका बीपी बढ़ सकता है। कितना परिवर्तन एक थॉट से आ जाता है, गुस्से वाले थॉट से, इमोशन से कितना परिवर्तन आता है। और ये एक स्टडी भी चल रही है इस विषय में, कि आपका डीएनए की जो प्रोग्रामिंग है, डीएनए में जो भी कुछ चेंज होता है, तो वो आपकी पूरी बॉडी में पूरे एक एक सेल को प्रभावित कर रहा होता है। मतलब कोई भी थॉट ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह का प्रभाव डालता हो। देखिए, जब सांस भी लेते हैं ना, तो पहले सांस को छोड़ेंगे तो दूसरा सांस आएगा। यानी एक एक सांस भी अपनी पूरी वैल्यू रखता है, तो एक एक थॉट भी, एक एक वाइब्रेशन भी पूरी वैल्यू आपकी बॉडी और माइंड में रखता है। और प्रॉब्लम किस तरह से आती है? तीन तरह से आती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। यदि पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है जो ठीक नहीं थी, तो प्रेजेंट में उसका असर दिखेगा। अगर प्रेजेंट में आप नहीं ठीक कर रहे हो, तो फ्यूचर में असर दिखेगा। असर दिखेगा ही दिखेगा। और सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है फ्यूचर का। और फ्यूचर है आपकी डिजायर्ड सिचुएशन का पार्ट। आदमी इतना पेन में रहता है, फिर भी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे फ्यूचर अच्छा चाहिए। फ्यूचर में वो सोचता है कि फ्यूचर मेरा बढ़िया हो जाएगा, इसीलिए तो मेहनत करता है, इसीलिए तो कोशिश करता रहता है।
तो ये जो है फ्यूचर, और फ्यूचर जब देखना कोई बंद कर दे, इट मीन्स उसमें होप नहीं रही। और फ्यूचर देखना बंद हो गया, फ्यूचर अंधेरा दिखना शुरू हो गया, तो उसके हर एरिया में इफेक्ट पड़ सकता है। हेल्थ में भी, अगर हेल्थ में वो सोचने लगे कि अब तो मेरी हेल्थ नहीं ठीक हो सकती, कोई बीमारी लग गई, मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी लग गई, तो होप ही छोड़ देता है। जैसे जैसे वो होप छोड़ता है, तो उसकी लाइफ में और ज्यादा डिटीरियोरेशन आती है। ऐसे ही रिलेशनशिप में, अगर कोई भी रिश्ता है आपका, उस रिश्ते में आपकी अनबन हो रही है, तो आपको वहां पर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं नजर आ रही है, तो आप गिव अप कर देते हो, और आपको फ्यूचर डार्क दिखना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से, अगर बिजनेस बिल्डअप किया था, बर्बाद हो गया, तो वहां पर भी आप मनी मैटर को लेकर के डाउन हो जाते हो, सोचते हो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और अब मैं कैसे ठीक करूं। फ्यूचर में आपको फिर उम्मीद खत्म हो जाती है, तो वहां पर भी आप फ्यूचर को डार्क देखने लगते हो। और जब फ्यूचर में अंधेरा होता है ना, तब बहुत भारी नुकसान होता है। क्या? कि आप एग्जिट मोड में आ जाते हो। एग्जिट मोड का मतलब, आप उम्मीद छोड़ दी आपने सारी, तो क्या होता है कि आप सोचते हो, बहकी बहकी बातें शुरू हो जाती हैं, भी क्या रखा है, सब ऐसे ही है, यूं ही चले जाना है, मोह माया है, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। और इनके शुरू होने से फिर क्या होता है, कई लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे कि वो सीधे ही किसी न किसी कारण से, या तो कोई अचानक कोई हार्ट फेल हो जाना, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर अगर वो इस तरह से नहीं जाते हैं, तो वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा अंधकार की साइड में ले जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में। अगर वो नहीं दुनिया से गए, तो वे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे, करुणा भाव में आ जाएंगे, लाइफ को बहुत गंदा महसूस करने लग जाएंगे। तो इस तरह से उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे जो व्यक्ति हो जाए, जो थोड़ा सा डाउन बातें करने लग जाए, बहुत लो एस्टीम की बातें करने लग जाए, निराशाजनक बातें, तो उनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो वो बहुत बड़ी बीमारी से घिर सकते हैं। क्यों? इसका भी देखो रीजन है। जब इस प्रकार से फीलिंग आती है, तो हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का डिजाइन है, हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स है, जो सबसे बीच का पार्ट एक लिम्बिक ब्रेन होता है, वहां से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम हमारे बॉडी का जब काम कर रहा है, हमारी बॉडी में कम से कम 11 सिस्टम काम कर रहे हैं सारी बॉडी में। डाइजेशन सिस्टम है, हार्ट की पंपिंग है, फेफड़ों का काम करना है, हमारे किडनीज की प्रोसेसिंग है, डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है। सिस्टम ही है 11 तो। और हर सिस्टम की जो भी एक्टिविटी है ऑटोमेटिक चल रही है। अब भगवान का बनाया ये शरीर ही इस प्रकार का डिजाइन है कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार जब भी कोई इमोशन क्रिएट होती है, तो भी हमारे लिम्बिक ब्रेन के अंदर से कुछ सिक्रीशन होता है। खुश होते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन। दुखी होते हैं तो एक कोर्टिसोल रिलीज होता है, जो उस दुख को थोड़ा ठीक करने का काम करता है। यानी ऑटोमेटिक रिपेयर सिस्टम भी चलता रहता है। लेकिन लगातार कोई दुखी है, दुखी है, दुखी है, तो उसके अंदर से कोर्टिसोल बार 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 हो रहा है। वो और भी हार्मोन है, हार्मोन की स्टडी भी बहुत जरूरी है। आप यदि जब भी मौका मिले, हम अपने इस कोर्स में भी एक दिन करेंगे, इसका चैप्टर लेंगे, तो एक एक चीज पर, हार्मोन्स पर ही ध्यान से हम पढ़ेंगे। और इसमें फिर क्या होता है कि जो हार्मोन हमें बार बार कूल एंड काम करने के लिए बन रहा है, वो अगर ज्यादा बन रहा है, बार बार दुख की स्थिति आ रही है, दुख वाले जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं, तो फिर क्या है, वो किसी न किसी बॉडी पार्ट को इतना डैमेज कर देती हैं कि वो फिर रिपेयर होना ही मुश्किल हो जाता है। तो कोई कहता है ना, अचानक चला गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। अरे अचानक कुछ भी नहीं हुआ, कई दिनों से ये जो दुख था वो शेप ले रहा था अंदर, और वो शेप ले गया बीमारी की, और वो बीमारी फिर ऐसी हो जाती। तो इस तरह से अ, हमारी लाइफ में होता रहता है। यानी एक एक प्रकार से जो नेगेटिव इमोशन है वो जहर का काम करती है। और ये जो पेन है, ये दो तरह के पेन है, एक्चुअल पेन और इमेजिनरी पेन। एक्चुअल पेन तो जैसे डायरेक्ट कोई चोट लगी, कट लगा, खून आ गया, दर्द हो गया शरीर में, जो हमें दिख रहा है वो है एक्चुअल पेन। और इमेजिनरी पेन क्या है, कि वास्तव में कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन हम सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। ऐसा हो जाता तो, मेरी जो नौकरी छूट जाती तो, मैं ये काम करूं और इसमें सफलता ना मिले तो। मतलब ये जो सोच हम फालतू का सोचते रहते हैं, चिंता वाला जो सोच है,
ये जो पेन है ये भी एक्चुअल पेन से कम नहीं है। तो इसको भी समझना है कि हम जो खामखा की चिंता करके जो पेन ले लेते हैं दिमाग के अंदर, वो भी हमारी बॉडी को हानि कर रहा होता है। तो हेल्थ का फ्रेम ये बॉडी माइंड और वन है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस हमारे अंदर पैदा होते हैं। और ये जितनी भी हीलिंग मोडलिटीज है ना, रेकी है या प्राणिक हीलिंग है या हिप्नोसिस है, ये जितनी भी रेकी मोडलिटीज है, ये सारी की सारी इसी तरह से काम कर रही है। बॉडी माइंड और वन इस थ्योरी पे काम कर रही है, फीलिंग पे काम कर रही है। जब ये किया जाता है, यानी जब किसी को ध्यान करवाया जाता है, विजुअलाइजेशन करवाया जाता है, तो उसको इस टाइप से करवाया जाता है कि मान लो किसी के घुटने में दर्द है, तो हम क्या ध्यान करवाते हैं कि आप विचार करो कि आपकी सारी एनर्जी वहां पर जा रही है, घुटने पर जा रही है और उसको हील कर रही है। तो आप विजुअलाइजेशन में क्या देखते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो उस पार्ट में ज्यादा जा रही है, और वहां पे एक्चुअल में वो होने लगता है। अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखो अपने आप में, अभी अभी मैं बताती हूँ आपको। अभी 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, आप सब आंखें बंद करेंगे। आंख बंद करें, पूरा ध्यान श्वासों पे लेके आए। गहरे गहरे श्वास, श्वासों को देखें। और अपने मन की आंखों से ही सारी क्रिया करनी है। आप उठें यहाँ से, और उठ करके जैसे आप उठ रहे हो, सोचो कि आप उठ रहे हो और उठ के चलते जा रहे हो किचन की तरफ। आप फ्रिज के पास पहुंच गए हो और फ्रिज में से एक नींबू निकालो। बहुत सुंदर सा पीले कलर का नींबू रखा हुआ है, रस से भरा हुआ। वो आपने निकाल लिया, और अब आप किचन में से एक चाकू उठाते हो। आप उस नींबू को काट दोगे। काट लिया, और उसके काटने के बाद आधा नींबू आपने अपने मुंह को खोलो, और मुंह के अंदर पूरा नींबू निचोड़ दो। जीभ के ऊपर पूरा नींबू। यस। अब जब नीम जीभ पे नींबू निचोड़ दिया, तो क्या फील हो रहा है? यस। अब अपनी धीरे धीरे आंखें खोलो। हम्म। चलिए, आप मुझे बताइए एक्सपीरियंस, जब आपने नींबू मुंह में उसमें निचोड़ा तो क्या नींबू हुआ? काट के मुंह में निचोड़ा ना तो लगा बहुत खट्टा हो गया एकदम। खट्टा लगा। फ्यूचरी सी आ यस। गई हाँ बॉडी में। चलिए, आया, फील हुआ, सभी को हुआ ना? हाँ आप हैंड रेज करके बता सकते हो कि हाँ हुआ फील। यस। तो देखो, अब क्या इमेजिनरी था ना सारा, लेकिन इमेजिनरी चीज यस भी मैम। असर कर रही है, सलाइवा निकाल रही है। तो ऐसी प्रकार से जब इमेजिनरी पेन यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेट करता है। कुछ न कुछ ग्रंथियां जो है एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। इस बात को समझना है बस। अब ऐसा ही एग्जाम्पल आप एक और भी आपने भी सुना होगा, या दोबारा हम उसको याद करते हैं। एक बार जेल में एक ऐसी घटना हुई थी। एक कोई क्रिमिनल था, उसको फांसी की सजा हो गई थी, कैपिटल पनिशमेंट। तो 2 दिन पहले उसको सांप दिखाया जाने लगा है। एक टोकरा लेके आते कि भाई इस सांप से आपको कटवाया जाएगा, इस सांप से आपको कटवाया जाएगा। 2 दिन तक वो कोबरा दिखाते रहे उसको। और जब वो दिन आया उसकी डेथ वाला, पनिशमेंट वाला, तो उस दिन क्या किया, उसके तो आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और उसको 2 कील चुबो दी गई, और वो मर गया। और बाद में उसकी जब जांच की गई, उसके ब्लड की जब जांच हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कोबरा के सांप जहर से मरा है। उसके ये अंदर बिल्कुल खुद में इतना जहर था ना वो अपनी सच्चा जहर से मर गया। एक्सपेरिमेंट ये है। ये क्योंकि ये वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसकी बॉडी में बिना सांप के काटे भी जहर आ गया। तो वो कहाँ से आ गया? क्योंकि 2 दिन पहले माइंड में इमेजिनरी सांप था उसके, और वो जहर वहां पे बनना शुरू हो गया था। ये रियलिटी है मैम, ये रियलिटी में रियलिटी है, हुआ है। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल हुआ था। हाँ ये रियलिटी हुआ है। हाँ। तो ये है कि बॉडी माइंड किस तरह से एक होकर के काम करते हैं।
तो हमें बहुत सतर्क रहने की, अपने बॉडी और माइंड के साइंस को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये हमारी बॉडी पूरी केमिकल फैक्ट्री है। हर वक्त कुछ ना कुछ सिक्रेशन हो रहा है। खाना खाएंगे, साथ के साथ मुंह से ही सलाइवा शुरू हो जाता है, मुंह से ही हम्म। डाइजेशन शुरू हो जाता है। पेट में जाते जाते तो कितने तरह के, हर चीज को पचाने के लिए अलग प्रकार का एसिड क्रिएट हो जाता है। अब कई बार पाचन की गड़बड़ क्यों होती है? हम मिक्स कई तरह की चीजें खा लेते हैं। अब मिक्स खाएंगे तो वो किस किस तरह के पाचन की रस निकलेंगे। अब एक प्रकार की चीज खाएंगे तो आप देखो बहुत आसानी से पचेगा, लेकिन जब मिक्स आप कई तरह की चीजें जब खाते हैं तो वो पचता नहीं है, ऐसी मतलब हमें फील होता है कि नहीं पचा ढंग से। तो ये बात है। तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही साइंटिफिकली काम करती है, इसको समझना। देखो हम ना सब कुछ समझ लेते हैं। मोबाइल कैसे चलाना उसको भी समझ लेते हैं, लैपटॉप कैसे चलाना उसको भी समझ लेते हैं, गाड़ी कैसे चलानी उसको भी समझ लेते हैं, कोई मशीन आई हमारे घर में उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन जो ये लाखों करोड़ों अरबों की जो मशीन है, इसको नहीं समझते, क्योंकि इसका मैनुअल तो मिला नहीं हमें। हर मशीनरी का मैनुअल मिलता है साथ में। ये मोबाइल लेने जाओ तो इसके डब्बे में मैनुअल मिलेगा कि भाई ये इस यस तरह से मैम। चलेगा, ऐसे ऐसे यस ऐप मैम। इसमें डाली जाएंगी। लैपटॉप लेके आओ, लैपटॉप का बताया जाएगा कि कौन से बटन से क्या होता है। सब चीजों का मैनुअल है, लेकिन इस माइंड का, इस बॉडी का मैनुअल हमें नहीं मिला। और ना ही इस मैनुअल को स्कूल में कॉलेज में इतनी बारीकी से पढ़ाया जाता जितना जरूरत है। अगर ये सारे सिस्टम हमें समझ में आ जाए तो हम शायद इस चीज का ध्यान शुरू से रख भी लेते। तो ये चीजें हैं, इनका बहुत जरूरी है समझना भाई। अब देखिए, ये जो हार्मोन्स हैं इतना जबरदस्त काम करते हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई बहुत ही दुखद वातावरण है, डेथ हो गई है, रो रहे हैं सारे के सारे, और ज्यादा ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है, डॉक्टर आकर के उनके हार्मोन को ही तो बदलता है। फिर वो इतने ज्यादा सीक्रेट हो गए उनके जो दुख वाले हार्मोन है, तो उसको डोपामाइन का या कोई और अच्छे हार्मोन का इंजेक्शन देंगे, तो वो उस माहौल में भी वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से इन चीजें चलती रहती हैं। लोग ड्रग क्यों लेते हैं? इसीलिए ना कि उनका कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाए और वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर ले। लेकिन जब वो बार बार लेते हैं तो फिर वो जो क्या हैबिट हो जाती है उनको। हैबिट होकर के कितना बड़ा नुकसान होता है कि हाँ। ऑटोमेटिक कुछ होता ही नहीं, फिर शरीर का हाँ। अपना हाँ। फंक्शन खत्म। इसीलिए मना किया जाता है कि ड्रग और ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जो नेचुरल जो तरीका है उसको खत्म कर देते हैं, फिर उसके बिना काम ही नहीं चलता। तो हैबिट और ये रिपीटिशन ये हमारे पैटर्न बनाते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें समझना है कि एक्चुअल पेन नहीं होता, इमेजिनरी पेन है जो हमारा बहुत बहुत बड़ा नुकसान करता है। थोड़े से लॉस में मन में डर बैठ जाता है, थोड़े से नुकसान से मन में हम हैवी हो जाते हैं। ये नहीं पता कि उसका नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है। हमारी एक एक सेल पे हमारे जोड़ खराब हो रहे हैं, हमारे में जगह जगह पेन होने लगे हैं। क्यों है? कहीं ना कहीं स्टक हो गया, कहीं ना कहीं कुछ अटक गया है, और वो ब्रेन से चल के आया है। तो इसको समझना है, बॉडी माइंड और वन को। चलिए, अब तक क्लियर है बॉडी माइंड और वन, क्लियर? अब नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन फ्रेम। अब ये भी बहुत ही समझने की चीज है। कोई भी व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आलोचना करता है आपकी, और तो वो क्या करता है, अपने परसेप्शन को ही प्रोजेक्ट कर रहा है। उसने जो सोचा है वो बता रहा है, वो रियलिटी वो नहीं बता रहा है, उसका अपना परसेप्शन, उसने क्या सोचा। इस फ्रेम को हम यूज करेंगे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में ज्यादा यूज होता है, जहां पर आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है किसी की बात कही हुई। माइंड में माइंड से डील करना होता है। तो आपका माइंड जो है रिएक्टिव माइंड है, बहुत सारी बातों का उसे बुरा लग जाता है। तो इस फ्रेम का यूज हम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी परसेप्शन को बताते हैं, रियलिटी का इसमें कोई मतलब नहीं है। रियलिटी होती तो सबके लिए एक जैसी होती। अब मान लीजिए अपन इसमें धर्म की कोई, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सोच समझने के लिए है। यदि मैं हिंदू हूं तो हिंदू को अच्छा बताऊंगा, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम को अच्छा बताऊंगी, सिख हूं तो सिख को। यानी अपना धर्म को ही हम अच्छा बताते हैं क्योंकि हमारी परसेप्शन वैसी बन चुकी है। अपनी कास्ट को अच्छा बताते हैं क्योंकि हमारी परसेप्शन उस कास्ट के लिए बन चुकी है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि दो और दो चार, तो हिंदू भी वही बोलेगा, मुस्लिम भी वही बोलेगा, सिख भी वही बोलेगा, क्योंकि वो रियलिटी है।
तो रियलिटी होती है वो सब जगह एक जैसी होती है, लेकिन जो परसेप्शन है वो सबकी अलग अलग होती है। तो मेरी जो परसेप्शन है भगवान के बारे में लेकर के, गॉड के बारे में लेकर के, मेरी अलग हो सकती है। हम हिंदू देवी देवताओं को अलग से मानते हैं, और दूसरे जो धर्म वाले हैं वो अपने जो उनके दिमाग में जो उसको मानते हैं। तो सबकी धर्म के बारे में, कास्ट के बारे में सबकी परसेप्शन अलग अलग है। उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है, पक्का से दिमाग में बिठा रखा उन्होंने। और अभी भी कास्टिज्म का भी बहुत ज्यादा है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कास्टिज्म। कास्ट को पकड़ के बैठे हैं लोग। अब अच्छा, एक कास्ट वाली धर्म वाली बात आ गई, दूसरी बात एक और ये भी आती है, सुंदरता और बदसूरती की भी आती है। कई लोग कहेंगे कि जो ये काले बाल हैं वो सुंदर लगते हैं, कोई कहेगा सफेद बाल हैं वो सुंदर लगते हैं, कोई कहेंगे भाई देखो वो अंग्रेज जो लड़कियां हैं वो सुंदर होती हैं, कोई कहेगा ना ना भाई इंडियन सुंदर होती हैं। ये क्या अपनी अपनी परसेप्शन है, जिसको जो लग जाए, जिसको जो अच्छा लग जाए। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ द लवर, ब्यूटी वो है। तो सबका अपना अपना है, प्रोजेक्शन है, अपनी अपनी ही परसेप्शन की हम दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो योर प्रोजेक्शन अबाउट ब्यूटी, यू आर द पर्सन हु वैल्यूज द ब्यूटी वेरी मच एंड स्पीक्स अबाउट यू दैट यू आर अगली, देन यू फील हर्ट। अब हर एक ने अपनी प्रोजेक्शन दे दी, आपको बता दिया कि तुम ना अच्छे नहीं लगते, अगली लगते हो, और तुम हर्ट हो गए। भाई उसकी परसेप्शन थी वो तो। अब किसी को किस तरह का पसंद आता है, किसी को किसी तरह का पसंद आता है। तो अपने अपने परसेप्शन है। जो जिस बेस में बात करता है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, तो वो अपनी ही परसेप्शन है, इसको बात को अच्छे से समझना है। तो यदि आप इसको समझ गए ना, तो कोई कुछ कहे आप बुरा मानना छोड़ दोगे। अब जैसे कि फुल मून पार्टी करते हैं, अच्छा मून कभी आधा होता है क्या? हमेशा ही फुल है वो तो। लेकिन मून को हम कभी कहते हैं भी आज आधा निकला, आज इतना सा दिखा, आज इतना सा दिखा। तो दिखने में हो सकता है फर्क, लेकिन वो तो पूरा ही है। तो कोई रियलिटी नहीं है इस बात के अंदर। इसी प्रकार से ब्रेन में ये मान्यता है कि तुम ही सही हो। हर व्यक्ति के ब्रेन ये कहता है तू जो कह रहा है, तू जो सोच रहा है वो सही है। आज छोटे से बच्चे को देख लो, छोटा सा बच्चा भी जो बात कहेगा अड़ जाएगा अपनी बात पर, वो सोचेगा मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। हर आदमी अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बात करता है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, देखो एक कोई लेडी है, जॉब में है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम में है, फ्री विचारों की है, स्वतंत्र विचारों की लड़की है कोई। शादी हो गई, शादी हो गई तो अब शादी हो गई तो आगे फिर परिवार बनता है, बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो भी वो डिसाइड करती है कि जॉब जारी रखनी है, जॉब नहीं छोड़नी उसने। परिवार कहता है जॉब छोड़ दो, बच्चे पाल लो। वो कहते हैं नहीं, मैं दोनों काम कर लूंगी, मेड रख लूंगी, और बच्चे मैं करवा लूंगी, मदद ले लूंगी मेड से। अब अब मेड से मदद भी ले रही है, जॉब भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है, अपना ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन घर में उसकी सास, उसका हस्बैंड, दोनों उसके पीछे पड़े रहते हैं। कहते आजकल की लड़कियां तो बच्चे नहीं पाल सकती, ध्यान नहीं रख सकती। अब अब वो बेचारी क्या करेगी? बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाएगी। अगर वो परसेप्शन को तो समझ गई भी इनकी परसेप्शन है, मैं अपने परसेप्शन से ठीक कर रही हूँ, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, वो गिल्ट में आ जाती है, और उस गिल्ट की फीलिंग के साथ उसके माइंड में बहुत कुछ नेगेटिव होने लगता है, और उससे वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो ऐसे से सीन बनते हैं जब हम किसी की परसेप्शन को नहीं समझते, उसने जो प्रोजेक्ट कर दिया उसी को मान करके, और अपनी फीलिंग में आ जाते हैं। फीलिंग में आए तो बॉडी में असर गया। और ये भी एक हिप्नोसिस ही है एक प्रकार से देखा जाए। हिप्नोटिक लैंग्वेज हमारे घर में इतनी बोली जाती है, सभी में बोली जाती है। अब देखो ये भी हिप्नोटिक लैंग्वेज है कि माँ बाप की बात माननी चाहिए भाई, उनकी बात का बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा पालन ही हमारा जो है कर्तव्य है। तो ये हम एक ये क्या हिप्नोटिक लैंग्वेज है। इसको सुन करके हम सब जो है बड़ों की बात पूरी मानते हैं, कदर करते हैं खूब अच्छे से। चलो कदर करना अच्छा है, लेकिन कहीं पर अगर उनकी परसेप्शन की वजह से हमारी ग्रोथ रुक रही है, तब उसमें थोड़ा सोचना चाहिए, तब उसमें नहीं मानना चाहिए। और जहाँ ग्रोथ हो रही है तो मानो ही मानो, फिर तो अच्छा ही है, क्योंकि वो अपनी परसेप्शन से तो ठीक ही कहेंगे, लेकिन आपको अपना उसमें ध्यान रखना है। मैं अपने अपने जीवन की बताती हूँ।
अब मेरे माँ बाप का परसेप्शन था कि लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। अब मैं कहाँ मानूं इस बात को, कैसे मानूं इस बात को कि लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। अब रो मैं, घुट घुट के रोती कि मैं कैसे समझाऊं भी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन ना जी, 10वीं करवाई, शादी कर दी। अब शादी तो कर दी, मैं वहां भी नहीं मानने वाली थी, ससुराल में भी, वहां भी मेरा यही था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। सभी समझाए मेरे को कि नहीं भी, अपना घर संभालो, शादी हो गई अपना, ठीक है। नहीं, नहीं माना। और मैं उसके बाद कंटिन्यूअस छुप छुप के पढ़ना करना, और 15 साल लगातार मैंने ऐसे पढ़ाइयाँ पूरी करी। और मैं स्कूल में जॉब लगी, मैं प्रिंसिपल रिटायर हुई। यदि मैं उस बात को मान के, एज इट इज स्वीकार करके यूं का यूं बैठ जाती, तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने भी ना होती। तो कई बातों में हमें औरों की परसेप्शन की कदर तो कर लो, लेकिन उसको ये देखो कि हमारे लिए यदि नुकसानदायी है तो उसको एज इट इज नहीं मानना। आज वही माँ बाप हैं जो मेरे पर गर्व करते हैं, कहते भी तुमने बहुत किया, हमने नहीं सोचा तेरे बारे में। तो इस तरह से हो जाता है, कई बार लाइफ में, जिंदगी में घटनाएं होती रहती हैं। तो समझना क्या है, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। दूसरा व्यक्ति कह रहा है अपने परसेप्शन से, अब आपने अपने लाइफ की परसेप्शन के हिसाब से सोचना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसने जो कह दिया वही कोई लो की लकीर नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है, उसको समझना है। तो फिर आप दुखी नहीं होगे ज्यादा। चलिए, अब आता है पांचवा फ्रेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। तो परसेप्शन इज प्रोजेक्शन समझ में आ गया। ये चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आया कि नहीं समझ में। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यस फ्रेम में मैम, आ चलते गया। हैं। आ गया मैम, आ गया। ओके, फोन पे बात करते रहते हो आप, हैं। नहीं नहीं, वो नेट बार बार बंद हो रहा है, नेट वाले को कर रही हूँ। ठीक है, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम क्या है, इसको समझेंगे। अब इतने फ्रेम हैं, देखो इतनों को हमने समझना है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लीजिए, आप कोई मैच खेल रहे हो, टीम हार गई, तो आप ये कहते हो कि टीम मेरी वजह से हार गई। घर में झगड़ा हो गया, तो आप ये मानते हो कि मेरी वजह से झगड़ा हो गया, अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हो, अपने आप को दोषी मान लेते हो। टॉक्सिसिटी चल रहा है रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है, और फिर भी मान लेते हो कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरे में ही गलती है बस। ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है। हम मान दो, वो क्या है, दोष अपने ऊपर ले लेना, वो तो है, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहेंगे। ये पैसिव एक्सेप्टेंस है। पैसिवली मान लिया आपने, बस हाँ भाई ठीक है, झगड़ा खत्म करो, मैं ही दोषी हूँ। ये वो चीज आ जाती है। कोई भी सिचुएशन को पैसिवली मान लेते हो तो वो पैसिव एक्सेप्टेंस है। कोई भी इवेंट नेगेटिव हो रही है और आप मान रहे हो कि मेरी वजह से हो रही है, हस्बैंड वाइफ के संबंध खराब हो रहे हैं और मान रहे हो कि मेरी वजह से हो रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। हेल्थ बिगड़ चुकी है, शुगर हाई, बीपी हाई हो चुका है, लेकिन मान रहे हो हाँ भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं तो डायबिटिक हूँ। मान लिया आपने, मानने से काम चल गया? नहीं चला। करियर में आपका बैंड बज गया, बिजनेस में बैंड बज गया, लेकिन मान लिया हाँ भी, हाँ बिगड़ गया तो बिगड़ गया। उसको बिगड़ गया तो बिगड़ गया, वो मान मान के बैठ जाओगे क्या? एक्शन नहीं लोगे क्या? जब तक एक्शन नहीं लोगे, इट मीन्स आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। पैसिवली मान के बैठ गए तो पैसिव ही रहोगे ना जिंदगी में। 90% लोग पैसिव एक्सेप्टेंस में है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं रीजन हूं, मैं क्या करूं, ये मान के बैठ जाते हैं। तो अब वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक्सेप्टेंस प्लस में एक्शन। कुछ करो तो सही। आप जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है उसको इंक्लूड कर लो, भाई ये मेरी लाइफ में है। हेल्थ में गड़बड़ है तो भी मानो भी है, पर अब मैं करना क्या है। रिलेशनशिप में गड़बड़ है तो मानो कि है भी मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है ये। करियर बिजनेस में कोई कमी है तो भी मानो कि हाँ है, पर अब क्या। अभी सभी बोलेंगे इस बात को। मान लिया आपने, जीवन में पांचों एरियाज में जो चल रहा है आपने मान लिया, फिर आप बोलो, अनम्यूट करके बोलो, अब क्या। बोलो, ये सिचुएशन है आपके अब सामने, क्या? अब अब क्या। क्या? अब क्या? अब क्या? हाँ, अब क्या। मान लिया आपने जो कुछ आपके जीवन में नेगेटिव है, खूब अच्छे से मान लिया, भाई रिश्ते बिगड़े मेरी वजह से बिगड़े, हेल्थ बिगड़ी मेरी वजह से बिगड़ी।
अब क्या, अब क्या, इसका क्या रिजल्ट, मतलब क्या इसका करूं क्या मैं? मतलब है फिर? क्या अब करूं इसको, मैं? हाँ अब क्या करूं? तो इसका मतलब ये है कि जब आप चीज को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो अपने लाइफ में, तब आपने करना है अब कोई एक्शन लेना है, डिनायल मोड में नहीं रहना है कि आपने बस कर लिया और डिनाई कर दिया, वो नहीं है। आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उस सिचुएशन को संभालना है, एक्शन लेना है, तब जाकर के माना जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। एक्सेप्टेंस तो यूनिवर्सल है, वो तो कोई भी कर लेगा। एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, आप कहीं भाग भी नहीं सकते हो, सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो। एक्सेप्ट तो कोई भी कर लेगा। एक्शन कैन बी डिफरेंट, एक्शन अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई बिजनेस में अगर मार खाई है तो नया शुरू कर लेगा, करियर में मार खाई है तो एक जॉब छोड़ के दूसरी ढूंढेगा, दूसरी करेगा। अगर कोई चीज नहीं आ रही है, कोई स्किल नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज तो उसको सीखेगा। रिलेशनशिप में कहीं गड़बड़ है तो बैठ के बातचीत करेगा, हेल्थ में गड़बड़ है तो इलाज कराएगा। अब मान लीजिए कोई सांप एक बार डंक मार गया, डस गया और भाग गया, और उसके पीछे पीछे भाग रहे हो भी, मेरे को क्यों काट लिया तूने, मेरे को क्यों काट लिया तूने, मैं क्या करूं अब? ये करोगे या जाके इलाज कराओगे अपना? तो एक्शन लेना पड़ेगा, ये नहीं कि सांप ने डस लिया तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई काट लिया तो काट लिया, मरना आप तो मैंने, ऐसे तो नहीं ना। उसको हम जाके उसका इलाज कराएंगे, ठीक है ऐसे। तो चलो एक्सेप्ट करके फिर क्या किया, उस मोड में नहीं जाना है कि हम फॉरगिव कर दो जी, फॉरगेट कर दो। अब फॉरगिव फॉरगेट से क्या होगा? वो तो फिर पैसिव बात मानी जाएगी, फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया। आपने एक्शन तो लिया, पर वो कैसा ले लिया? एक्शन तो कुछ नहीं लिया ना खास। तो लाइफ में इंक्लूड करना है और उस पर पॉजिटिव एक्शन लेना है, नहीं तो फिर डैमेज होगा, आपका ही होगा फिर। लाइफ का बेस में शरीर का भी डैमेज होगा और जिंदगी में भी। जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम को नहीं जानते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या उसको नहीं जानते, और अपनी लाइफ का बैंड बजा के रख लेते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना है, लाइफ में इंक्लूड करना है, और फिर जब एक्सेप्ट होना शुरू हुआ तो एक्शन लेना स्टार्ट हुआ। एक्सेप्टेंस प्लस में एक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सेप्ट कर लिया, इंक्लूड कर लिया, और फिर सोच वैलिडेट कर लिया, पूरी तरह से मान लिया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, अब मेरा पार्ट है जिंदगी में, इसको ठीक कैसे करूं। अब जिंदगी में कठिनाइयां सबके लाइफ में आई हैं, बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के भी आई है, ऐसा नहीं हमारी में ही आती है। श्री रामचंद्र जी देखो, राज तिलक कराने लगे थे और वनवास मिल गया है। भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह 22 साल की उम्र में तो शहीद हो गए। महात्मा गांधी कितने कष्ट पा करके चलते रहे, चलते रहे। स्वतंत्रता के जितने भी ये सेनानी थे, क्या थोड़े कष्ट में थे? उस वक्त क्या माहौल था कि वो जीत पाएंगे, अंग्रेजों को भगा पाएंगे? कितना अत्याचार, कितनी क्रूरता वो लोग सहन करते थे, लेकिन कहाँ रुके, आखिर सफलता मिली। एक्शन लिया उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक्शन लिया उन्होंने। तो प्रॉब्लम दुख हर पर्सन में आता है, निकलता वही है उसमें से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक्शन लेता है। जो नीडी है ना, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो भाई सोचे भी मेरी जरूरत कोई पूरी कर दे, कोई नहीं करेगा, खुद ही करनी पड़ेगी। चाहे हम कुछ भी लें, कोई भी सिचुएशन लें, सभी में एक्शन लेने से ही काम चलता है। कई क्या करते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव के चक्कर में फंस जाते हैं। हम्म, पर नहीं। आप ये देखो, अगर किसी सिचुएशन को आप 100% स्वीकार नहीं कर सकते, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप 100% उसको नहीं इंक्लूड कर पाते, सहन ही नहीं कर पाते हो, तो फिर ये सोचो कुछ परसेंट तो स्वीकार कर सकता हूँ, ये सोचना पड़ेगा फिर। पार्शियली कितना स्वीकार कर सकते हो? 50%? 50% जिम्मेदारी ले सकते हो इसकी, तो 50% आगे बढ़ो, काम करना शुरू करो। 40% पार्शियली भी इंक्लूड करोगे अपनी लाइफ में, पार्शियली भी एक्शन लोगे, तो भी रिजल्ट आएगा। पर एक्सेप्ट करना है, और ये फिर ये भी एक्सेप्ट करना है कि भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कैन आई एक्सेप्ट, विच आई कैन नॉट एक्सेप्ट, ये भी है बात। फिर या तो बिल्कुल ही नहीं करना, तो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ फिर उसका वो क्या कहते हैं, बाउंड्री बना लो फिर वहां से। तो इस तरह से, अगर नहीं आप कर सकते उस पे एक्शन, तो इस तरह से करना पड़ेगा फिर।
तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। एक्सेप्टेंस कितना बड़ा काम करती है। मान लीजिए आपने, आपके पड़ोस में किसी ने बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी है और आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आप उसको ना सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसकी सफलता को आप ना नहीं स्वीकार कर पा रहे, तो क्या होगा, जेलसी क्रिएट हो जाएगी। और यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने गाड़ी खरीदी और आप खुश हो गए, तो फिर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इंस्पिरेशन पॉजिटिव फीलिंग है। तो पॉजिटिव फीलिंग हमने क्रिएट करनी है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो और हमारी बॉडी और एक्टिवली काम करे। रिवेंज और फॉरगिवनेस भी ऐसा ही है। यदि हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब हम रिवेंज की फीलिंग में हैं, और यदि स्वीकार कर लिया, फॉरगिव भी कर सकते हैं। तो एनएलपी क्या कहता है? एनएलपी कहता है रियलिटी एंड रिजल्ट। यहाँ पे सभी बोले एक बार, ये रियलिटी में विश्वास करता है। रियलिटी को समझोगे तो रिजल्ट आएगा। ये तो रियलिटी में विश्वास करता है। हाँ, रियलिटी एंड रिजल्ट, एनएलपी क्या कहती है, रियलिटी एंड रियलिटी एंड रिजल्ट। रिजल्ट। बस। यस मैम। हम्म। तो कोई भी पांचों फ्रेम देख लीजिए। आपको हेल्थ की बात है तो आप बॉडी माइंड और वन को देखोगे। यदि आप रिलेशनशिप की बात है तो आप परसेप्शन इज प्रोजेक्शन को देखोगे। यदि आप बिजनेस की बात है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात को ज्यादा देखोगे। और बाकी दोनों जो शुरू शुरू के जो फ्रेम थे वो तो नेगेटिव फ्रेम थे, ब्लेम वाला, रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूज वाला, वो तो नेगेटिव फ्रेम है। तो हमें तीन जो पॉजिटिव फ्रेम है उनको किस तरह से पॉजिटिविटी में लाना है, ये देखना है। यस मैम। ठीक है। तो यस। ये हमारा फ्रेम वाली बात चैप्टर पूरा होता है यहाँ पर। और अब हम थोड़ा और चलेंगे, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। हम्म। तो यहाँ तक बताओ, क्लियर है सभी को? यस मैम। एक मिनट, सभी से बात करते हैं जरा। यस मैम। ये राहुल तो कुछ बोल ही नहीं राहुल, रहे हैं, राहुल मैं पूछ रहा है बोले जा मुझसे, रही हूँ। और कौन कौन है, मैं देखूं जरा। प्राची है, उर्वशी है। हाँ, प्राची उर्वशी है। तो सबको क्लियर है, प्राची उर्वशी आप सबको क्लियर है? जी मैम। ओके, प्राची बहुत अच्छी उर्वशी बात। सामने आओ दोनों। हाँ, पांचों फ्रेम आपको क्लियर है, तो फिर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्या होता है, किस क्या टेक्निक है उसकी, उस पर बात करेंगे अभी। प्राची उर्वशी तो पता नहीं क्या करती रहती है। वो डबल काम नहीं। करती होगी ना, है इस नहीं समय बोली तो। तो सही, कौन बोला? हाँ, प्राची आई है, हाँ ठीक मैं है हाँ। ठीक। हाँ, हाँ। समझ आ रहा है कुछ? बिल्कुल सब समझ आ रहा है। हाँ, पांचों फ्रेम की आज हमने बात की, एक एक को अच्छे से समझा। इसमें दो नेगेटिव फ्रेम है और तीन है पॉजिटिव फ्रेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्शन लो, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेगेटिव फीलिंग क्यों आती है, इसको हमने समझना है। और एफर्मेशंस कैसे हैं, काम करते हैं, उसको समझना है। ठीक है। अभी एफर्मेशन पे चलेंगे कि एफर्मेशन क्या होता है। जो पांच एरियाज है ना हमारे, हम पांचों एरियाज में एफर्मेशन लेते हैं। वो एक बार समझेंगे इस चीज को। नेगेटिव करवा रहे हो या अफर्मेशन करवा रहे हो? अब एफर्मेशन पे आ गई मैं। कि एक मिनट। हाँ, आपने पांचों एरियाज में एफर्मेशन लिखने हैं अब, और कैसे वो लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है मैम। तो पहला एफर्मेशन हेल्थ को लेकर के लिखना है। विजुअलाइजेशन में हमें एफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो विजुअलाइजेशन क्यों नहीं काम करता है, क्यों प्रॉपर हम उसको कर नहीं पाते हैं, तो हमें उस चीज को भी समझना है। पहले एक बार आज हम लिख लेते हैं। हेल्थ को लेकर के ऊपर हेल्थ हेडिंग डाल लो, और उसके नीचे लिखो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड लिखो, GRATIDUTUDE, ग्रेटिट्यूड। यानी ग्रेटिट्यूड तो हम थैंक यू बोलते हैं, उसको कहेंगे। इसके बाद लाइन लिखेंगे, थैंक यू सो मच गॉड, इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा स्किन, इतनी अच्छी हाइट देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड तो हो गया, धन्यवाद। फिर उसके बाद है डिजायर।
अब ये तो है जो कुछ है हमारे पास जिसको हम फील कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोल दिया। फिर हम फिर हम ये चाहते हैं कि मेरी सेहत में ये सुधार और आ जाए, तो उसको हम डिजायर वाले कॉलम में लिखेंगे। आप लिखोगे डिजायर, सेकंड पॉइंट है डिजायर। अब डिजायर क्या है, जैसे मैं मेरे बारे में लिखूं कि मेरा वेट बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मेरे बाल चमक रहे हैं, मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी है, ये मैं क्या कहूंगी, क्योंकि ये मेरी डिजायर है कि ये होनी चाहिए। तो ये उसको मैं प्रेजेंट में उसको महसूस करके कि हाँ ये भी है मेरे पास, तो वो आने लगेगी। तो डिजायर में हम ये लिखेंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है, राहुल आप बताओ, आप डिजायर में क्या करोगे? आप अपने लिए थैंक यू तो बोल दो जो कुछ है, आप और कितना सुधार चाहते हो? क्या आप सिक्स पैक बनाना चाहते हो, या और कुछ पहलवानी करना चाहते हो? जो भी करना चाहते हो आप लिख सकते हो। फिट रहना ये चाहता भी हूँ मैं तो। है, फिट रहना चाहता हूँ बस। फिट रहना चाहते हो, लिखो फिर मैं फिट हूँ। चाहते हो नहीं लिखना, मैं फिट हूँ, मैं बॉडी और माइंड से बिल्कुल फिट हूँ, ऐसे लिख सकते हो। फिर एक्शन, देखिए, एक मिनट मैम, एक मिनट, तीसरा पॉइंट लिखो एक्शन। एक मिनट। हाँ लिखो लिखो। तीसरा क्या है? एक्शन। यस। अब हेल्थ के लिए आप एक्शन क्या लोगे? अब तो वो भी फिर आपने प्रेजेंट उसमें लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। आई लव डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यानी मुझे एक्सरसाइज करना मैं बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ, और अपने न्यूट्रिशन लेना पसंद करता हूँ। मैं अपने हेल्थ के लिए परफेक्ट, अपने हेल्थ के लिए प्रयास करता हूँ अपने ठीक करने के लिए। ठीक है, यानी उसके लिए क्या है, एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन है, और अच्छे अच्छे भाई म्यूजिक सुनना जिससे, या फिर अच्छे अच्छे वीडियोज ऐसे सुनना जिससे हमारी हेल्थ में सुधार की बातें हों। ये चीज हम लिख देंगे एक्शन में, ये एक्शन लेते हैं हम अपने हेल्थ के लिए। मैं या फिर देखो जल्दी उठता हूँ है, और डेली जो है टाइम पे खाना खाता हूँ, ये भी एक्शन हो सकता है। तो आप अपने हेल्थ के लिए क्या एक्शन लेते हैं वो लिख देंगे इसके अंदर। तो हमने क्या किया, हेल्थ के लिए तीनों पॉइंट लिखे, ग्रेटिट्यूड, डिजायर और एक्शन। अभी हम लिखेंगे रिलेशनशिप को लेकर के। हेडिंग डालो रिलेशनशिप, उसमें तीनों पॉइंट में आप क्या लिखोगे वो फटाफट आपने लिखना है। कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे भाई बहन दिए, पति पत्नी दिए, बच्चे दिए, और परिवार दिया। थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू कर दिया। फिर डिजायर क्या है? अब परिवार दे तो दिया, आप और क्या चाहते हो अपने परिवार में? सभी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से टाइम बिताती हूँ, मैं सब मिलकर खाना खाते हैं, सब पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक साथ कहीं भी टूर करके आते हैं। ये चीजें हमें करनी है, डिजायर है हमारी कि हमारे परिवार में ये तालमेल भी होना चाहिए, ये चाहते हैं, तो हम इसको लिख देंगे, हम करते हैं ऐसा। फिर तीसरी बात एक्शन। जब आप ऐसा चाहते हो तो करते क्या हो, एक्शन क्या लेते हो? एक परिवार में सुखद माहौल बनाने के लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, बताइए, कोई बताए आप में से, क्या एक्शन लोगे कि रोज परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहे? हंसी खुशी रहे परिवार में, सब बच्चे मिलके हाँ रहें। सही बात है, और क्या हाँ। रहे? और और क्या करोगे, एक्शन बताओ क्या लोगे जिस जो जो पॉजिटिव रिजल्ट आए? एक्शन ये लूंगी, मैं खुद को शांत रखूंगी। अगर मैं शांत रखूंगी, बच्चे खुश रहेंगे, घर में शांति रहेगी, या बच्चे 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 ठीक बात शांत है, रहेंगे। बच्चों को, मतलब घर के अंदर शांति रहेगी तो सब खुश रहेंगे। हाँ अननेसेसरी कोई डांट फटकार नहीं यस, लगानी, यस, यस, है ना, यस। आप एक हाँ। दादी होकर के ऐसा बोल सकते हो। यस, यस, यस। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए एक्शन ये है कि मैं अपने परिवार को सुबह उठते ही बहुत प्यार से मिलती हूँ, यानी सवेरे सवेरे जो शुरुआत होती है ना वहीं से शुरू हो जाता है। मैं अपने परिवार को सुबह उठते ही बहुत प्यार से मिलती हूँ, उनका जो गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है, बहुत अच्छा होता है। और जब मैं कहीं बाहर से आती हूँ तो उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आती हूँ, उनके जन्मदिन वगैरह पर हम सेलिब्रेशन करते हैं, और उनको घुमाने ले जाते हैं बच्चों को। ये हो गया। और कोई बच्चा है तो अपने माँ बाप के लिए ऐसा बोले
कि भी मैं अपने माँ बाप को सुबह उठते ही उनके चरण स्पर्श करता हूँ या करती हूँ, उनसे प्यार से गुड मॉर्निंग कहती हूँ, और उनको अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको समय देती हूँ। ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी जो भी एक्शन हमें एक परिवार के लिए चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो जब लिखोगे, उसको बोलोगे सुबह सुबह, तो आपके जीवन में आने लगेगा। हमने देख लिया कि हमारी बॉडी और माइंड किस तरह से एक होकर के काम करते हैं। जितना माइंड में हम प्रोसेसिंग करेंगे उतना शरीर में वो चीज काम करेगी। तीसरा एफर्मेशन लिखिए करियर के लिए। चौथा हो गया ना मैम? तीसरा, तो हमने दो के लिए लिखा, अभी हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और अब लिखेंगे करियर के लिए। अब करियर के लिए पहले तो धन्यवाद दे दो गॉड को, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे नौकरी दी, मुझे इतना अच्छा माहौल दिया, मेरे कलीग बहुत अच्छे हैं, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मैं अच्छे से नौकरी कर पा रहा हूँ। धन्यवाद जो है उसका धन्यवाद, 1 रुपया का है कहीं से मिलता है तो उसका भी धन्यवाद। ये यानी प्रभु हमें आपका धन्यवाद। नौकरी छोटी मुझे बड़ी की कोई मायना नहीं रखते। मुझे सुदेश मैम जैसा बहुत अच्छा दोस्त दिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा मानते हो तो मैं भी आपकी बहुत बहुत आपका वो कहती हूँ, क्या कहती हूँ, धन्यवाद। ठीक है। फिर उसके बाद डिजायर। अब डिजायर क्या है भाई? मेरी डिजायर लिख, जैसे मैं मेरी डिजायर बताऊं, भाई मैं तो ना रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा रेकी हीलिंग सेंटर चल रहा है बहुत बड़ा, और मेरा कोचिंग चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं वो खुश हो रहे हैं। भाई ये मेरी डिजायर है और ये हो रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ। आज तक तो किसी ने कहा नहीं कि भाई आपने ठीक पढ़ाया तो हमें अच्छा नहीं लगा, सभी कहते हैं बड़ा अच्छा पढ़ाते हो। तो यही मेरी डिजायर है, यही भगवान से मैं दुआ, मतलब यही मुझे चाहिए सब कुछ। क्या लिखना है इसके में? आप अपना अपना लिखो ना, आप क्या चाहते हो? अच्छा अच्छा। आपकी डिजायर क्या है? मैंने मेरी बताई, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, तो वही मेरी इंक्लूड डिजायर कर दो। ये है, मैं आपसे सीख के आगे सबको सिखाऊं। यस, गुड, गुड डिसीजन। बाकी आप अपना जिसमें आपको खुशी मिले वही करोगे आप। ठीक है, एक्शन क्या लोगे भी इसके लिए? फिर एक्शन भी तो एक्शन लेना ये पड़ेगा। लूंगी। एक्शन ये लूंगी, पहले मैं लोगों से इसके बारे में बात करूंगी या मैं फेसबुक पे डालूंगी, मतलब सोशल मीडिया पे इसको यस, डाल के वहां से सोशल लोगों मीडिया को को लूंगी। मजबूत करो अब अभी से। हाँ एक ऐसा भी कर सकते हो आप एक्शन के लिए, एक छोटी सी 1 मिनट का वीडियो बनाना शुरू कर दो, कोई एक नुस्खा बता दो, कोई एक, जैसे यहाँ से भी कोई बात नहीं कोई पता चली आपको, एक हाँ। लाइन का बोला डाल दिया इंस्टा पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे लोग आपको जानने लगेंगे। यस बस मैम। उसके बाद फिर धीरे 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 आपकी क्लास बनने देने लगेगी। राहुल आप भी कोई भी इंस्टा पे कोई बात आप एक कोई भी थॉट डाला करो, इंस्टा पे नजर आने चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप भी उसमें अपने आप को और मजबूत कर पाएंगे। आप अपने जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग या कोई भी काम करोगे तो उसमें ये चीज काम आएगी आपको भी। यस मैम। ठीक है। अच्छा, एक्शन क्या लेंगे भाई करियर के लिए? जैसे मैं मेरा कहूँ तो मैं तो कह सकती हूँ, मैं लोगों को रेकी सिखाने के लिए क्लास लगाती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, पीपीटी बनाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, और बुक लिखती हूँ। ये मेरा एक्शन ले रही हूँ मैं आजकल। यस यस। ठीक है, तो आज आप भी अपने अपने एक्शन लो, बिना मैं एक्शन लिए इसमें तो। मैं एक्शन इसमें ये लेना चाहूंगी, जैसे मैं वीडियो मास्टरी सीख रही हूँ, यस, ठीक है, उसके बहुत अंदर बढ़िया, मैं एक्शन एक्शन में मतलब उसके अंदर अपनी वीडियो इस टॉपिक को लेके बनाऊं। गुड, गुड। राहुल आप भी बोलो बीच में, आप क्या एक्शन ले रहे हो अपने उसके लिए, करियर के लिए क्या एक्शन ले रहे हो? जी मैम। हम्म, क्या एक्शन लोगे? बस जो अपने प्लान है उस पर काम करूंगा। यस, जो प्लान्स हैं उस पर काम करोगे, और एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, एक दिन भी, 1 मिनट भी, कुछ भी, आप तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। बस जी फिर मैम। जरूर देखना आप कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव जाएगा। चौथा एफर्मेशन लिखो मनी के लिए, पैसे के लिए, ऊपर हेडिंग डालो मनी। और ग्रेटिट्यूड क्या है? हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा मोबाइल दिया, गाड़ी दी, जो पैसे से जो चीज आती है सबका नाम लिख सकते हैं। मुझे घर में फ्रिज दिया, मुझे गैस दिया, मुझे खाने को दिया, पैसे से सब कुछ आया और मेरे जीवन में मुझे ये सब चीजें मिल रही हैं, आपका धन्यवाद। फिर डिजायर क्या है भाई? डिजायर ये है, मैं अपना बोल देती हूँ, आप अपना लिख लेना। मैं चाहती हूँ कि मैं 2 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा रही हूँ, 20 लाख रुपए साल में आराम से कमा रही हूँ, जो भी आप जितना चाहो, जितना आपकी पहुंच जा, आप अगर 2 करोड़ भी बोल सकते हो, मैं 2 करोड़ रुपया पर ईयर आराम से कमा रही हूँ बोल सकते हो। क्यों? उसके लिए फिर एक्शन भी तो लेना है।
यस। अब एक ऐसा जो है अचीवेबल एक्शन आप ले सकते हो, उतना बोलो आप। जो आप डिजायर क्या है, या मैंने 2 करोड़ कमाने भाई, तो 2 करोड़ के लिए उतने लेवल पे एक्शन लिखना पड़ेगा फिर आपको। तो जितना आपने करना है इस डिजायर, उतने का एक्शन लिखना पड़ेगा। अब मान ले मैंने लिखा 20 लाख रुपए, तो 20 लाख में मैं एक्शन क्या ले रही हूँ कि भी मैं आई लव इन्वेस्टिंग माई मनी। और दूसरा, मैं कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा रही हूँ, फेसबुक ऐड लगाती हूँ, और मुझे अपने कोर्स को जो है बहुत ज्यादा लोगों तक मुझे पहुंचाना है, और मैं वो काम कर रही हूँ। तो आप अपने बारे में लिखो, आप मनी कमाने के लिए क्या करोगे, कितने सोर्सेज बनाओगे। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, मैं चाहती हूँ यूट्यूब भी मेरा ग्रो करे, तो यूट्यूब से भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। आपने छोटा मोटा कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी पैसा आ सकता है। आप आजकल कई तरह की स्कीम आ रही हैं, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कहीं म्यूचुअल फंड से या कहीं से पता लगाओ, वहां पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। आपको सारी तरह से अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। अगर पैसे की बात पे आप आते हो, तो आप कहाँ कहाँ से पैसा बना सकते हो, आपको सारे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसी ऐसी स्कीम है, मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पता मनी मैनेजमेंट के बारे में, जो जैसे कुछ भी स्कीम में हम डालते हैं, बैंक में वैसे सेविंग में तो ब्याज बहुत कम है, 2-3%, 3% होगा, लेकिन उनमें कहते हैं 15-15% तक हमें बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसे पैसा बचाओ, सेविंग में डालो, तो वहां डालो। चाहे आपके 200 रुपये बचो, चाहे 500 रुपये बचो, चाहे 1000 बचो, जितनी भी सेविंग कर सकते हो आप स्कीम पूछ करके उनमें डालो। तो पैसा बनाने की दिशा में भी आपने एक्शन लेना है, वो सब लिखना है। ठीक है, वो लिखो कि मैं ऐसे ऐसे सेविंग भी करता हूँ और ऐसे ऐसे उसको मैनेज करता हूँ। तो कितने सोर्स बना रखे हैं वो सारे भी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि आपने खुद ने एफर्मेशन करना है ये। आपने खुद ने सुबह सुबह जो है उठते ही ये बातें बोलनी है। चलिए, तो ये आपके चारों एरियाज में आपने लिख लिया। इनर वेलबींग तो इन्हीं से बनना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए आपने लिख लिया सारा। अब सुबह सुबह जब आप उठते हो, सवेरे सवेरे पहले पहले मुंह हाथ धो करके, और आप बैठोगे आंख बंद करके, चारों एरियाज में प्रभु का धन्यवाद करोगे। हे प्रभु, आपने मुझे हेल्थ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा शरीर बहुत सुडौल है, बहुत एक्टिव है, मेरे बाल चमक रहे हैं, मेरा चेहरा चमक रहा है। आप बंद आंखों से देखो अपने चेहरे को चमकते हुए, अपने बालों को चमकते हुए, अपने शरीर की एनर्जी को, बहुत एनर्जेटिक देखो अपने आप को, कि आपने ये सब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, और सभी से मैं अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हूँ, और ये जो भी कुछ चीज को नुकसान करने वाली चीजों से दूर रहती हूँ। हेल्थ के लिए बोल दिया, फिर हम बोलेंगे रिलेशनशिप के लिए। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, माता पिता दिए, बहन भाई दिए, दोस्त दिए, मेरे साथी दिए, आपका थैंक यू। और मैं सबके साथ बहुत प्यार से बैठती हूँ, बात करती हूँ, उनके साथ भोजन करती हूँ, उनके साथ ही मैं घूमने जाती हूँ। और फिर एक्शन हम ये लेते हैं, सुबह उठते ही मैं उनको मेरा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज होता है, और फिर उसके बाद उन सब से मैं टाइम देती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, ऐसे बोल सकते हो। फिर उसके बाद आप तीसरे एफर्मेशन पे आ जाओ। हे प्रभु, आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी, मेरे इतने अच्छे साथी दिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और उसके बाद आप डिजायर क्या है आपकी, कि आप बहुत अच्छी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो, या बहुत अच्छी जॉब में जा रहे हो, और एक्शन ले रहे हो आप, कि मैं रोज जो है क्लास लगाती हूँ, रोज पीपीटी बनाती हूँ, रोज मैं भाई नोट्स बना रही हूँ, बुक लिख रही हूँ। लिखो, आप करियर आप बना रहे हो तो फिर आप ये लिखो कि भाई आगे जो भी आपने लिखा है करियर पे, वो एक्शन भी आप बोलोगे सुबह सुबह। फिर आप मनी के मामले में बोलोगे। चारों एरियाज में आपने कितने मिनट लगने, दो, एक एक 2-2 मिनट लगेंगी। एक बार समझने के बाद आप चारों एरियाज में सुबह सुबह आपने उस प्रभु का थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है, एफर्मेशन बोलना है, और आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट होगी। आपके ब्रेन से वो हार्मोन सीक्रेट होने शुरू होंगे, जो आपको उस एक्शन के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। गुड। तो ये सब हम देखो, एफर्मेशन ऐसे, ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन हम इसमें ना और भी हम लिखेंगे, जो भी कुछ लिख सकते हैं। आप अपने अपने और बढ़ा भी सकते हो, ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया। तो
सभी के लिए ग्रेटिट्यूड करना, सभी बातों के लिए डिजायर एफर्मेशन बोलना, और सभी बातों के लिए एक्शन एफर्मेशन बोलना। ये तीन तीन ही पॉइंट बने ना, एक ही लाइन में बोल दोगे। माता पिता के, अपने परिवार का के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने मनी के लिए, करियर के लिए थैंक यू, और इनके लिए जो डिजायर एक्शन, डिजायर वाले ग्रेट एफर्मेशन, और फिर एक्शन एफर्मेशन। बस 1 मिनट भी एक चीज पे लगाओगे तो 3 मिनट में सारे बोले। ठीक है। और थोड़ा सा आप भाई थैंक यू या ओम शांति या जो भी बोलना है बोल सकते हो। ये है। क्योंकि हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। अब जैसे आप ये देखोगे ना, मान लो आप गाड़ी चलाते हो कोई, और आपने उस गाड़ी को ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं ना ये गाड़ी बेच दूंगा, अब ये गाड़ी ना बहुत अब पुरानी हो गई है, अब इसको, चाहे वो ठीक चल रही है, आपने चेंज करनी है, और आपने बोलना शुरू कर दिया कि मैं गाड़ी ना बेच के नहीं लेने वाला हूँ, तो आप देखना उस गाड़ी में पंचर होना शुरू हो जाएगा, या उस गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उस गाड़ी को ना अपने से दूर करने का सोच लिया। ऐसे ही मान लीजिए हम मोबाइल के बारे में सोचने लगे, पुराना हो गया ना, अब इसको ना बदलना है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो मोबाइल आपका गिर जाएगा या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा अपने आप। तो हर चीज में एनर्जी, आपके बोल में, आपके थॉट में एनर्जी है, वो काम कर रही है। अभी मेरे साथ तो एक बात ये हुई कि मेरा जो लैपटॉप है ना, ये वास्तव में 5-6 साल पुराना हो गया, तो मैं कब से सोचने लगी कि ना इसमें ना, इसको अब चेंज करूंगी, बढ़िया मैं ना अब दूसरी बार मैकबुक लूंगी, या मैं और बढ़िया लूंगी, ऐसे सोचने लगी थी। रोज ही हैंग हो जाता है, रोज की रोज। मैं परेशान हूँ, हो क्या रहा है इसमें। अब फिर जब दूसरा ले लिया, फिर मैंने ये सोचते सोचते, अरे, और ये अब ऐसा हो गया कि इसको करने चलाने का मन नहीं करता मेरा। ये हो जाता है किसी चीज को। आप मान लो बैग भी है ना, आपका पर्स भी, यदि उसको भी बोलोगे ना पुराना हो गया, ये ना बदलूंगा मैं, ये तो उसकी भी चैन चुन खराब हो जाएगी और आपको बदलना ही पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल देखना, आप जिस चीज को आप ऐसा सोचोगे ना, वो ठीक खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जो एफर्मेशन है, वो इस तरह से भी काम करेंगी। हम जिस चीज को अच्छा बोलना शुरू करेंगे, वो अच्छा लाइफ में घटित होगा। इसलिए एफर्मेशन का महत्व है। और सब फीलिंग के साथ काम करता है, देखो, सिर्फ सिर्फ इसको जस्ट बोलने के लिए भी मैम ने कहा है बोलना है, वो नहीं, दिल से, फीलिंग से। क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, स्कैनर लेकर के फीलिंग स्कैन कर रहा है आपकी। मतलब सुबह तो बोलो, अगर रात को भी हम ये बोल के रात सोचे को भी सोए बोल ना, रहे हो तो सारी रात ही हमारा बोल। सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा इसमें। हाँ, सारी रात काम करेगा। हाँ। सबकॉन्शियस को मैसेज दे देना है कि भाई हाँ ये जी, हाँ सब है जी। मेरी लाइफ में। क्योंकि जो है देखो, वो है, उस परिस्थिति को हमने इंक्लूड कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं हम, अब हमने हम्म। एक्शन लेना है। तो एक्शन हमारा ये है कि हम इसको इंक्लूड करके और एफर्मेशन बोल के, यूनिवर्स को मैसेज दे के, सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे के स्टार्ट कर रहे हैं, और रियल में फिर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम इसको करेंगे अभी। चलिए, अब हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने ध्यान से सुना और कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, सबका थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इसको रिकॉर्डिंग कर देती हूँ।